ओके, सो हाय गाइस, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री के अंदर। क्या क्या पढ़ेंगे हम चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट ऑर्डर खत्म कर लिया, हमने सेकंड ऑर्डर खत्म कर लिया, सॉरी जीरो ऑर्डर खत्म कर लिया। आज हम लोग nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? nth ऑर्डर की, बराबर है ना? यस, nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और nth ऑर्डर खैर इतना कुछ है नहीं, पर कभी पूछ ले तो हम बता देंगे। और साथ में हम बात करेंगे सूडो रिएक्शंस की, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना? तो बहुत आराम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार आप जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिवाइज कर लो। और क्या आपसे फर्स्ट ऑर्डर के वो सवाल हो गए थे? अगर हो गए थे तो वेल एंड गुड, ठीक है। बहुत मस्त मौसम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 10:50, शायद 40-50 मिनट। बारिश हो रही है, मस्त बारिश हो रही है। दिख नहीं रहा मुझे बारिश हो रही है क्योंकि पर्दा लगा हुआ है ना? देखो आओ स्टार्ट करते हैं, वरना रोशनी आती है, रोशनी तो वो वाली रोशनी आती है, लाइट वाली, है ना? वो वाली तो नहीं। देखो आओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं nth ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में। हमने जीरो ऑर्डर पढ़ा, हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, सेकंड अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर एक बार ना nth पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? nth। क्या पढ़ लेते हैं? nth। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है nth ऑर्डर रिएक्शन। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है nth ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है nth ऑर्डर रिएक्शन? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, या दोज रिएक्शंस इन विच rate of reaction is directly proportional to nth power of concentration of reactant। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास nth वो होता है। सेम है यार, 2 दिन से यही सेम करा रहा हूं, तीसरे दिन भी आज सेम ही है यार, है ना? तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी हमारे पास NR है और NR से क्या बन रहा है? P बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखता हूं? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन ये हो जाएगा ROR इज इक्वल टू K, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n। अब nth ऑर्डर के लिए पावर n आएगी। अगर ये जीरो ऑर्डर होता तो यहाँ जीरो आ जाता, nth के लिए तो n ही आएगा, हाँ है ना? तो ये हो गया इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है ना? हमें यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं देखना है, क्योंकि अगर ये जीरो होता तो जीरो हो जाता, 1 होता तो 1 आ जाता, है ना? सिंपल है यार, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ना कभी कभी आपसे यूनिट क्या देता है, वो क्या कहता है? यूनिट। देखो ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे कभी कभी यूनिट कहता है, यूनिट ऑफ K फॉर nth ऑर्डर। nth ऑर्डर के लिए K की यूनिट क्या होगी? तो K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ROR डिवाइड बाय R की पावर n। तो ROR क्या आ जाएगा? ROR आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और R क्या? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर की पावर n, मोल पर लीटर की पावर n। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये मोल की पावर 1 है। अरे वीडियो ऑन भी कर रखी है मैंने, यस। ये मोल की पावर क्या है? 1, और यह मोल की पावर n। तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? बेस सेम है, मोल की पावर 1 माइनस n, और ये मोल की पावर L की पावर -1 हो जाएगी, और -1 माइनस n ऊपर आके क्या हो जाएगा? प्लस का n। तो ये क्या हो जाएगा? L की पावर n, और ये -1 n-1। अरे -n जाएगा, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? प्लस का n, और पर सेकेंड। तो बेटा अगर कोई आपसे कहे कि nth ऑर्डर का वो क्या होता है? यूनिट, ये हमने कर रखा है ऑलरेडी यार, ये हमने पहले प्रूफ कर रखा है। और nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ये होती है, बराबर है। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं? तो इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है ना, कोई ग्राफ व्राफ कुछ नहीं है, सिंपल है, क्लियर है? यस।
नोट कर लो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बराबर है। मस्त बारिश हो रही है, मस्त मौसम हो रहा है भाई साहब, पता नहीं है ना, ऐसे दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। नोट कर लिया बेटा, है ना। संडे टेस्ट है, पता है तैयारी चल रही होगी फिजिक्स की, एकदम तैयारी ऑन पीक चल रही होगी। पढ़ते लिखते हो भी तुम लोग, खाली टाइम पास चल रहा है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगला हमारे पास है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन किया था ना, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ऐसे हम किसके लिए कर रहे हैं, nth ऑर्डर के लिए। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर क्या होगा बेटा, देखो nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, nth ऑर्डर के लिए क्या होता है, r की पावर, रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, nr से p बन रहा है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा आर ओ आर इज इक्वल टू के आर टू दी पावर एन, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 1, और वी नो दैट, अरे यार सेम चीज कर रहे, पिछले 3 क्लास से सेम चीज कर रहे हैं हम, क्या समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी, ये हो गया सेकंड, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 1 और 2 से मैं कंपेयर करूं तो क्या आ जाएगा, 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या आ जाएगा, इस दोनों को कंपेयर करके माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर टू दी पावर एन, अरे आर ओ आर कंपेयर कर दूं ना, हाँ है ना बायोलॉजी। अब देखो ये dt को इधर भेज रहा हूं, r को इधर ला रहा हूं, अरे हाँ है ना, ये dt उधर, ये r इधर, देखो अरे ये चैप्टर बहुत सिंपल है यार, बेसिक हल्की हल्की मैथ इस्तेमाल हो रही है बस, पूरा चैप्टर बहुत आसान है, फॉर्मूला याद करना है, आंसर आना है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, है ना यार। देखो तो ये dt इधर गया, r वाले को एक साइड ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी आर बाई, ये r आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, r की पावर n इज इक्वल टू के dt। अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस डी आर बाई डी टी, या ऐसे लिख दूं इसको, माइनस 1 अपॉन में r की पावर n, और ये क्या आ जाएगा, डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। जब टाइम जीरो था तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, आर नॉट, अरे यहां आर नॉट आएगा ना, और जब टाइम टी हो गया तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई, आर टी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो गई, आर टी। जब टाइम जीरो था तो इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट, और जब टाइम टी हो गया तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो गई, आर टी। अब बेटा देखो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आ गया बाहर, तो इंटीग्रेशन आर नॉट, ये आर टी, 1 अपॉन में आर की पावर एन, ये डी आर आ गया इज इक्वल टू के बाहर आ गया कांस्टेंट 0 से टी, और ये डी टी आ गया। क्या तुम्हें इंटीग्रेशन याद है, देखो बेटा 1 अपॉन सिर्फ आर होता, देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, ओए ये सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डॉट डीएक्स होता, अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डीएक्स होता, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x, क्या होता है log x, पर अगर x की पावर 2 आ गई, 3 आ गई, कुछ भी आ गई, n आ गई, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, ऐसे ये पावर ऊपर आएगी, इंटीग्रेशन x की पावर माइनस एन डी एक्स, और x की पावर कुछ ही का भी इंटीग्रेशन क्या होता है,
जो भी है उसमें एक ऐड कर दो, डिवाइड कर दो टोटल पावर से, यही तो होता है बेटा। देखो बात को समझो, अगर 1/x dx है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log x, पर यहाँ पे क्या है 1/x की पावर n, तो 1/x की पावर n से क्या आ जाएगा, ये n ऊपर जाएगा -n, और इंटीग्रेशन क्या होता है, जितनी पावर है उसमें एक ऐड जोड़ दो और टोटल पावर को कहां रख दो, नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं उसी प्रकार से ये r⁴ ऊपर आएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन r की पावर -n dn dr इज इक्वल्स टू k इंटीग्रेशन t, 0 से t। समझ गए ना, ये n ऊपर आ गया, अरे 1/n का r का इंटीग्रेशन log r होता है यार, इसका थोड़ी होगा यार। तो ये क्या हो जाता है, माइनस माइनस है, r की पावर n का इंटीग्रेशन r की पावर n -n + 1, एक जोड़ दो टोटल पावर को नीचे लिख दो, तो क्या आ जाएगा -n + 1, अपर लिमिट rt लोअर लिमिट r0, अपर लिमिट rt लोअर लिमिट r0 इज इक्वल्स टू में k t का इंटीग्रेशन, अरे यार dt आएगा यार, क्या बात कर दी यार, dt का इंटीग्रेशन t और अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, ध्यान नहीं है तुम्हारा यार, तुम्हें बोलना चाहिए, हाँ है ना। अब देखो, अब एक बार r0 की जगह क्या लिखा जाएगा, rt माइनस एक बार r की जगह क्या लिखा जाएगा, r0, तो ये माइनस बाहर ही है, मैं क्या लिख सकता हूं इसे, r की जगह एक बार rt की पावर 1 - n, अरे 1 को पहले लिख रहा हूं n को बाद में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस में लोअर लिमिट r की जगह एक बार r0 1 - n अपॉन में क्या ये 1 - n, हाँ या ना, इनटू में क्या आ जाएगा k t -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये बाहर लिख रहा हूं इसको, तो ये क्या आ जाएगा r0 की पावर 1 - n, माइनस में ये माइनस हो जाएगा rt की पावर 1 - n इज इक्वल्स टू, ये 1 - n को ऊपर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 1 - n इनटू में kt, ये हमारे पास आ गया nth ऑर्डर का इक्वेशन, nth ऑर्डर का इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इस nth ऑर्डर से तुम किसी का भी रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, इंटीग्रेट रेट लॉ किसी का भी सिवाय 1 के। देखो कैसे, देखो फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, पुट कर दो n की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा r0 n की वैल्यू 0 हो गई, माइनस rt n की वैल्यू 0 हो गई, इज इक्वल टू 1 - 0 kt आ गया। क्या जीरो ऑर्डर के लिए ये नहीं होता r0 - rt इज इक्वल टू kt, यस 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 यस, हाँ है ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए ये हो गया। फॉर सेकंड ऑर्डर या फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनकी वैल्यू क्या होती है 1, एक सेकेंड, अगर मैं r0 1 - 1 लिखूंगा तो 0 आ जाएगा यार, ये भी 0 आ जाएगा यार, और ये भी 1 - 1 0, यानी किसी की पावर 0 क्या होता है 1, 1 - 1 0, इधर भी 0, इधर 0 आ गया। इसका मतलब ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से nth से तुम किसी का भी निकाल सकते हो सिवाय 1 के, सिवाय 1 के फर्स्ट ऑर्डर नहीं निकलता। पूछो क्यों, सोच के देखो कि इससे साला nth के फॉर्मूले से फर्स्ट ऑर्डर नहीं निकल रहा, बाकी सारे ऑर्डर निकल जा रहे हैं, क्यों? रीजन ये है, फर्स्ट ऑर्डर में n की वैल्यू 1 होगी और 1 अपॉन अगर x है तो उसका इंटीग्रेशन log x होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x, पर अगर यहाँ 2 आ गया तो ऊपर आके माइनस में हो जाता है। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर 1 होता ना तो उसका इंटीग्रेशन ये नहीं होता, उसका इंटीग्रेशन log होता, इसीलिए ये 1 के लिए डिफाइन नहीं है। अरे निकम्मो 1 के लिए डिफाइन नहीं है, बाकी सबके लिए है। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाँ है ना। तो मैं यहां से नोट बना के लिख सकता हूं, वी कैन एक्सप्रेस every order reaction from nth order except first, बराबर है। nth से किसी को भी एक्सप्रेस कर सकते हो सिवाय किसके, फर्स्ट के। समझ गए
क्या ये याद करना है? नहीं। क्या एग्जाम में पूछेगा? बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। तो भैया क्या रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, मान लो उसमें बोल दिया थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर, तो आप जरा डायरेक्ट एन की वैल्यू पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 1 - 3 - 2 हो जाएगा ये, आए ना? हाँ, बात समझ में आ रही है? यस। आप किसी का भी रिलेशन डिड्यूस कर सकते हो यहाँ से, डिड्यूस इंग्लिश, बराबर है। तो ये nth ऑर्डर है, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, कर लो। उफ, समझ में आया ये? यस। 5 4 3 2 1, बराबर है? यस। मिटा दूं? अब इसका हाफ लाइफ भी समझाता हूं। याद नहीं करना बच्चा, जब इतना कर लिया तो हाफ लाइफ भी सुन ले। हालांकि सुनने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी सुन ही ले यार, तू भी क्या याद रखेगा। देखो, रिलेशन याद हो गया ना? अरे nth में कुछ करना थोड़ी है। देखो, हाफ लाइफ पीरियड, अरे ये याद नहीं करना है, लिख देना नॉट इन सिलेबस, हाँ है ना? है ना? ये हाफ लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं, एक बार को nth तो याद कर लेना फॉर्मूला, पर हाफ लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं। पर फिर भी मैं ऐसे हल्का सा प्रूफ करके दिखा रहा हूं बस। हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर, इसको देखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है इक्वेशन, we know that for nth order के लिए रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? r की पावर r नॉट की पावर n माइनस 1, 1 माइनस n ना, 1 माइनस n माइनस में r t की पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 1 माइनस n इंटू में kt। ये है, अरे यही है, यस। अब यहां से फॉर हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? आर नॉट। और रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? आर टी की, जिसे हम कहते हैं। और रिमेनिंग कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाती है? आर टी किसके बराबर हो जाएगा? आर नॉट डिवाइड बाई 2, आर नॉट डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा? और टी किसके बराबर हो जाता है? टी हाफ। अरे हाफ लाइफ के लिए टी हाफ कहते हैं, अरे वीडियो चल भी रहा है भैंस की टांग, यस। हाफ लाइफ के लिए क्या कहते हैं? टी हाफ, क्लियर है ना? यस। तो अब ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? देखो, तो नाउ आर नॉट, तो आर नॉट रहेगा भाई की पावर 1 माइनस n माइनस आर टी, टी क्या हो जाएगा? टी, आर टी हो जाएगा क्या? आर नॉट डिवाइड बाई 2। बेटा आर टी पूरा होगा आर नॉट डिवाइड बाई 2, इसकी पावर पूरी आएगी 1 माइनस n, इसकी पावर पूरी आएगी 1 माइनस n इज इक्वल्स टू, ये क्या है? 1 माइनस n इंटू में के टी हाफ। टी को तो टी नहीं बोलते, टी हाफ बोल देते हैं, हाँ या ना? यस। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये यहां से क्या आ जाएगा? ये तो ये आ जाएगा क्या? आर नॉट 1 माइनस n माइनस, इसकी पावर को अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा आर नॉट की पावर 1 माइनस n डिवाइड बाई 2 की पावर 1 माइनस n। अरे पावर को अलग अलग निकाल दिया, इज इक्वल्स टू 1 माइनस n के टी हाफ। अगर इसको इतना छोड़ना है, इतना छोड़ दो, यहां से कॉमन लेना, कॉमन लेके छोड़ दो। मैं बता रहा हूं बस कि ऐसे करके निकाला जा सकता है, नहीं पूछेगा तुझसे यार, नहीं पूछेगा कोई, बराबर है ना? nth ऑर्डर के लिए बराबर है, पर टी हाफ फ्री मैंने इतना बता दिया, बराबर है। तो ये था हमारा nth ऑर्डर। nth ऑर्डर से आप किसी का भी निकाल सकते हो, यहाँ से 0 निकाल सकते हो तुम, 0 रख दो, 0 रख दो, ये आधा आ जाएगा, और इससे ये 0 रख दोगे तो ये k/2 आ जाएगा। अरे वही आ जाएगा, आर नॉट बाई 2k इज इक्वल्स टू में टी हाफ, हाँ है ना? सबका निकल जाता है टी हाफ सिवाय किसके? फर्स्ट ऑर्डर के, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का ना इंटीग्रेशन हो जाता है वहां पे, लॉग इंटीग्रेशन 1/r का लॉग 1/r का इंटीग्रेशन log r हो जाता है,
और वहां पे क्या है वो अलग तरीके से इंडिकेट हो रहा है। तो nth ऑर्डर से आप किसी का भी फॉर्मूला एक्सप्रेस कर सकते हो एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, बराबर है। नोट करो, एक बार इसको समझो, और पता है इसके बाद क्या करो, एक बार जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, nth ऑर्डर को एक बार रिवाइज करो। ओके, सो वी हैव टॉपिक इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? क्या होता है? सूडो का मतलब होता है नकली, सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स क्या होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जो असल में सेकंड ऑर्डर की है, जो असल में सेकंड ऑर्डर की है, पर ऐसा लगेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर की है। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? मैं तुम्हें बताता हूं, देखो क्या होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। पहले सुन ही लो। दो रिएक्टेंट होंगे ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर मान लो क्या बना रहा है? सी बना रहा है। अब जो दो रिएक्टेंट होंगे ना, उनमें से कोई एक एक्सेस में होगा। एक्सेस का मतलब है अनलिमिटेड। ये मान लो एक्सेस है, एक्सेस अमाउंट में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं असल में ये दो दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो रिएक्शन होगा, रेट होगा जो रिएक्शन का, वो ए के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए, बी के ऊपर भी। पर जब एक एक्सेस में होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन उस दूसरे वाले पे डिपेंड नहीं करती। मैं तुम्हें समझाता हूं क्या है। असल में ये दो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है पर फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो उदाहरण के लिए मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक, मान लो क्या है, एक शराबी है, एक क्या है? शराबी है, बराबर है, ठीक है। अब वो शराबी है, उसके पास क्या है? 1000 ml क्या है? अल्कोहल है। 1000 ml अल्कोहल है, और पानी भी उसके पास पड़ा हुआ है 1000 ml वाटर। 1000 ml पानी है और 1000 ml क्या है? अल्कोहल है उसके पास, ठीक है। अब वो पैक बनाने जा रहा है अपने लिए। क्या बात है भैया, क्या बात है भैया, मजा आ जाएगा भैया। देखो अब मान लो वो अपने लिए पैक बनाने जा रहा है, तो जैसे ही वो अपने लिए पैक बनाने जा रहा है, मान लो 50 ml का वो एक पैक बना रहा है। एक पैक बनाया उसने अपने लिए, कितने का? 50 ml अल्कोहल लिया उसने। 50 ml क्या लिया? अल्कोहल। और इसके अंदर पानी भी 50 ml डाला। पानी भी कितना डाला? 50 ml वाटर। तो ऐसे करके 50 ml पानी, 50 ml अल्कोहल लेके उसने अपने लिए पहला पैक बनाया। तो पहले पैक के बाद, क्या बात है भैया, पहले पैक के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी अल्कोहल की? 950 ml। 950 ml। और पानी की पहले पैक के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 950 ml। ये अलग अलग भी हो सकता था, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, हाँ या ना। अब जब दूसरा पैक वो अपने लिए बनाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 900 ml। और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 900 ml। या मान लो अलग अलग भी हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरे पैक के बाद और कम हो जाएगा। ऐसे कर करके दोनों, मतलब जो रेट रिएक्शन का, यानी पैक प्लस पानी मिलके जो दोनों का बन रहा है वो एकदम बढ़िया बन रहा है, वो जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट, वो इसके ऊपर भी, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है समय के साथ। पर अब केस सेकंड लेते हैं। देखो केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में अल्कोहल 1000 ml है, 1000 ml अल्कोहल है, बराबर है, ml 1000 ml अल्कोहल है। और मान लो 1 times 100,000 लाख, 1 लाख ml क्या है? 1 लाख ml क्या है? 1 लाख ml क्या है? हमारे पास पानी है। 1 लाख ml क्या है? वाटर है। 1 लाख ml वाटर, 1 लाख ml वाटर का मतलब मेरा ये है 1000 लीटर की टंकी है। अरे 1000 लीटर की टंकी है और एक छोटी सी बोतल है 1 लीटर की, साला। अब तू 50 ml इसमें से निकाल और 50 ml उस टंकी में से निकाल। अब तू पैक बनाने जा रहा है, क्या बनाने जा रहा है? पैक बनाने जा रहा है। अब तूने अल्कोहल तो 50 ml ही लिया। अब अल्कोहल अगर तू 50 ml ले रहा है तो पहले पैक के बाद अल्कोहल कितना बचेगा? 950 ml। अरे कितना बचेगा? 950 ml। और पहले के बाद पानी कितना बचेगा? पानी बचेगा 999999995। 1 times 100,000 लाख, 1 times 100,000 लाख 10 लाख, ठीक है, बराबर है ना? इतना बचेगा। तो इतना, अब यार इसको अप्रोक्स तो यार 50 ना, तो 50 ना 950 बचेगा ना ये। तो यार इसमें और इसमें ज्यादा अंतर थोड़ी है। अरे यार तू अपनी 1000 लीटर की टंकी में से 50 ml पानी निकाल ले तो कुछ फर्क पड़ेगा? 50 ml पानी होता ही कितना है? इतना सा 2 ढक्कन पानी, 3 ढक्कन पानी निकाल ले, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम इसको अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं? 1 लाख ml। 1 लाख नहीं होते हैं, 100,000 लाख 10 लाख 10 लाख ml। मान लो 1 लाख कर दिया मैंने,
ठीक है ना, ml अप्रॉक्स वही लिखता हूं। दूसरा पैक बनाऊंगा तो ये 900 ml हो जाएगा, पर ये इसको भी मैं अप्रॉक्स 1 लाख ml लिख सकता हूं, क्योंकि इतना कम पानी चेंज हो रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। यही होता है रेट, यही होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। एक बंदा एक्सेस में होगा, कोई एक रिएजेंट किसमें होगा, एक्सेस में होगा, आइदर ये हो और ये हो, कोई एक रिएजेंट एक्सेस में होगा, कोई एक रिएजेंट एक्सेस में होगा, और रेट ऑफ और इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। क्या ये समय के साथ चेंज हो रही है? हो रही है, पर इतना कम अमाउंट में हो रही है कि हम उसको सेम ही लेके चल रहे हैं। अरे लाला, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी, पर ये तो कांस्टेंट ही है। समय के साथ तो चेंज ये हो रहा है, 1000, 900, 900, 800, 850, 700, 500, पर ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है, हो रहा है इतना कम कि ना के बराबर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में? मान लो हमारे पास ऐसा है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मान लो क्या हो रहा है, नॉर्मली यहां लिख देता हूं, एग्जाम्पल लिख ले भाई, एग्जाम्पल तो अभी कराऊंगा मैं, पर पहले एक बात सुन लो। मान लो ए है और बी है और मिलकर सी बना रहा है, और बी एक्सेस में, बी किस में? एक्सेस में। ध्यान सुनना मेरी बात को, हाँ है ना। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए और बी। कायदे से तो ए और बी ये सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए थी, 1 1, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। पर क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कायदे से रेट ऑफ रिएक्शन ये होना चाहिए था, ऑर्डर रिएक्शन का 2 होना चाहिए था, पर बी एक्सेस में, हेयर जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है, जो बी की कंसंट्रेशन है वो एक्सेस में, किसमें? एक्सेस में, बहुत ज्यादा एक्सेस। अरे सुनना यार, काम की बात है यार, एक्सेस में। और अगर एक्सेस में है तो समय के साथ वो चेंज नहीं हो रही। पूरे 1 लीटर पानी की बोतल शराब की बोतल खत्म हो गई, लेकिन उसमें साला वो क्या नाम था उसका, अरे टंकी में से भी इतना पानी खत्म हुआ कि उसको अप्रोक्स हम 1 लाख ही लिख रहे हैं, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्सेस में, तो बी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ कांस्टेंट रहेगी। यानी बी की अगर शुरुआत में 1 लाख लीटर था, शराब खत्म हो गई, वो अभी भी 1 लाख लीटर ही है। अरे यार, हाँ या ना? हाँ, तो 1 लाख लीटर ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बी जो एक्सेस में है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे के क्या होता है? के रेट कांस्टेंट होता है। के क्या होता है? कांस्टेंट। तो मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो, तो नोट हेयर, ध्यान से मेरी बात को सुनना, के इज रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट, और बी समय के साथ कांस्टेंट है। अरे लाला, चेंज क्या हो रहा है? ए, चेंज क्या हो रहा है? ए। बी तो समय के साथ कांस्टेंट है, तो और के भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, तो के भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट। एक रिएक्शन के लिए के कांस्टेंट होता है ना, हाँ, और बी तो एक्सेस में, तो उसकी रिएक्शन चेंज हो नहीं रही है कंसंट्रेशन, तो ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा के, तो हम पता है यहाँ पे क्या लिखते हैं? के डैश होता है के इंटू में बी की कंसंट्रेशन। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं के और बी को मिला के हम के डैश बोल देते हैं। तो नोट, मैं यहां पे लिख सकता हूं ROR इज इक्वल्स टू के और बी को मिला के क्या लिखा जा सकता है? के डैश इनटू में ए, खत्म। तो ऐसा लग रहा है भैया, ये इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि बी कांस्टेंट है। बी क्या है? कांस्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। तो ये होती सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, पर लगता क्या फर्स्ट ऑर्डर की। एग्जांपल देता हूं, देखो, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि मान लो हमारे पास मिथाइल एसीटेट है, CH3 COO CH3, इसके अंदर पानी डाला, करा रखा है, थप्पड़ अलग मारूंगा, एस्ट्रिफिकेशन में करवा रखा है ये रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन में बता रहा हूं, पहले उल्टा बता रहा हूं इसका, बस ये बता रखा है आपको CH3 COOH, ये पानी टूटेगा H प्लस OH माइनस में, तो CH3 COO यहां से H लग जाएगा, और प्लस ये OH जो रहेगा, अरे H प्लस और OH माइनस ना, तो CH3OH अल्कोहल बन जाएगा।
याद करो बेटा, एसिडिफिकेशन में करा रखा है, एक से H निकलता है, एक से OH निकलता है, पानी निकल जाता है, उल्टा करवाया था इसको। फॉर्मेशन ऑफ एसिडिफिकेशन यार, प्रॉपर्टीज ऑफ मिथेनॉल में, इथेनॉल में, अल्कोहल में करा रखा है। अब देखो हमारी एनसीईआरटी ये कहती है, हमारी एनसीईआरटी ये कहती है, प्यारा सा एग्जांपल, नन्ना सा एग्जांपल, कहती है T = 0 पे, जब समय जीरो था, जब समय क्या था, जीरो, तो पता है शुरुआत में यही रहेगा, प्रोडक्ट तो नहीं रहेगा। तो शुरुआत में जो इसकी कंसंट्रेशन थी वो थी 0.01 मोल, 0.01 मोल, और पानी था 10 मोल, और ये रहेगा जीरो। जब समय जीरो था तो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा ना। अरे भाई वीडियो चला भी रखी है मैंने, यस। तो जब समय जीरो था तो CH3CO, CH3 था 0.01 मोल, पानी था 10 मोल, ये जीरो, ये भी जीरो। अरे हाँ या ना निकम्मो, हाँ। अब जब टी टाइम पे क्या हो गया, टी टाइम पे ये घटेगा, ये बनेगा। अगर ये 0.01 मोल से जीरो हो जाएगा, ये थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। एक ये बनेगा। जब एक CH3COO CH3 का इस्तेमाल होगा, एक पानी का इस्तेमाल होगा, तभी तो ये बन रहा है। तो यानी अगर 0.01 मोल इसका इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी 0.01 होगा। तो 10 में से 0.01 का कितना बचेगा, 9.99 मोल, इतना ही तो बचेगा। और ये कितना बनेगा, जितना ये है, जितना पानी इस्तेमाल हुआ है, तो 0.01 मोल। हाँ या ना? अरे यार जितना, अरे यार तू कैसी बात कर रहा है यार, एक ये होता तो एक ये इस्तेमाल होकर एक बन रहा है ना, तो 0.01 है तो 0.01 नहीं तो बनेगा, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर आगे दो होता तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता आगे। यस। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट, ये एक्सेस में पानी साफ दिख रहा है, ये 1000 गुना है पानी 1000 गुना है, ये 0.01 है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.1 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कराओ जाओगे तो 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अगर 1000 से कराओगे तो 10 आएगा। 1000 गुना पानी है इसके कंपैरिजन में, एक्सेस में है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ROR = K। असल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है, CH3COO CH3 और पानी। असल में तो ये आना चाहिए था, पर पानी एक्सेस में है, यहां लिख दो। H2O क्या इसमें, एक्सेस में, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, K डैश को क्या बोल सकता हूं, K इंटू में H2O, क्योंकि K भी कांस्टेंट है और H2O की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट आ गया यार, तो इसको क्या बोल देते हैं, नोट। तो ये क्या आ जाएगा, ROR = K डैश इंटू में CH3COO CH3। सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा। पूछो क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन इसी की चेंज हो रही है, ये तो एक्सेस में है, इसमें तो कंसंट्रेशन चेंज होगी पता भी नहीं चलेगा। क्या 9.99 का अप्रॉक्स 10 नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है भाई, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बराबर है। यस। क्या तुम्हें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया, समझ में आया कि असल में सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है पर किसकी तरह बिहेव करती है, फर्स्ट ऑर्डर की, बराबर है। यस। एग्जांपल आराम से समझो इसको, ठीक है, नोट करो। बेटे हमारे पास एक सवाल है, आप पता है क्या है, जो बाबा आजम के जमाने की एनसीईआरटी थी ना, यानी मेरी एनसीईआरटी, तो उस एनसीईआरटी में ये वाला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9 करके है ना। तो अब जो नई एनसीईआरटी आ रही है उसमें नहीं है, मतलब हालांकि जो उससे पहले भी प्रिंट हुई उसमें भी नहीं है, तो पिछले 4-5 सालों की एनसीईआरटी में तो नहीं आए, मैंने देखा। तो अभी ये मैंने सवाल लिख दिया है, हालांकि ये सवाल सिलेबस में नहीं है, पर मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है ना, टॉपिक सिलेबस में, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिलेबस में, तो इस बात का ऐसा कोई पक्का सबूत तो नहीं है कि ये सवाल नहीं आ सकता भाई एग्जाम में यार, बोल सकता है वो। हालांकि इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आती है, पर फिर भी देखो, कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी है। देखो देखो आंसर क्या रहा है, हमारे पास एक रिएक्शन है, वीडियो वगैरह सब सही है। यस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट इन aqueous solution has been studied by treating the liberating acetic acid against, बाद में उस एसिटिक एसिड को बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराया गया, छोड़ दो उसे। मेन हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, मिथाइल एसिटेट। बेटा मिथाइल एसिटेट का फॉर्मूला होता है ये CH3COO CH3, ये होता है मिथाइल एसिटेट। अरे एस्टर यार,
CH3COO CH3, इसको पानी में डाला और ये क्या बनता है CH3COOH और प्लस CH3OH, यही बनता है। यस, पानी एक्सेस में। शो दैट इट फॉलो सूडो फर्स्ट ऑर्डर। पानी एक्सेस में वो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रह रही है। इसका मतलब पानी एक्सेस में, पानी किसमें, एक्सेस में, किसमें, एक्सेस में। और इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है CH3COH की। देखो कह रहा है एस्टर की कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, एस्टर की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये सारी एस्टर की कंसंट्रेशन चार चार दे रखी है और टाइम दे रखा है 0 पे इतनी है, इनिशियल इतनी है, 30 सेकंड पे इतनी है, R0 60 पे इतनी है, 90 पे इतनी है, कोई डाउट नहीं। रेट दे रखा है K डैश। अब तुम यहां पे कंफ्यूज होगे और तुम मेरे को कहोगे कि भैया क्या है ये, भैया क्या है ये। देखो हमने क्या बोला था, हमने K डैश किसको बोला, हमने K डैश बोला मतलब H2O कांस्टेंट है, H2O कांस्टेंट है और K यहाँ पे K लिख रहे थे हम यहाँ पे K लिख रहे थे और K और H2O को मिला के हम क्या कर रहे थे, K और H2O की कंसंट्रेशन को मिला के कांस्टेंट को K डैश बोल दे रहे थे, यही बोल रहे थे। उसने यहाँ पे K नहीं बोला, उसने यहाँ पे K डैश बोल दिया, तो इसका मतलब K डैश कांस्टेंट है, H2O कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिलाकर हम K बोल देंगे। अरे हमने यार, अरे ली चलो, हमने K डैश बोल दिया था, उसने K बोल दिया यार, क्या दिक्कत है यार, नहीं है। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो बस यार। अब देखो ये एक्सेस में, ठीक है। सबसे पहले शो दैट इट फॉलोज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले हमें शो करनी है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। अब देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कह रहा है ना शो दैट इट फॉलो सूडो फर्स्ट ऑर्डर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो n की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। अरे ये n गया भाड़ में। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K का, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log बेस 10 कंसंट्रेशन R0 डिवाइड बाई RT। क्या यही होता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यही होता है, R0 डिवाइड बाई RT। R0 डिवाइड, उसने R ना बोलकर C बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, C बोल रखा है ना, तो C बाई C0 कुछ भी कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, अपना बेसिक रखो यार तुम, R0 बाई RT, भाड़ में जाए दिन दुनिया। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से पता है शो करना है। अब शो कैसे करोगे, टाइम दे रखा है 0, चल 0 वाला तो खैर कोई बनता नहीं है, टाइम दे रखा है 30। अब 30 पे आप K निकालोगे, 30 पे आप K निकालोगे और 30 पे देखो 4 T इज इक्वल टू, देखो 4 T इज इक्वल टू 30 मिनट, टाइम मिनट में दे रखा है ना, तो K1 क्या आ जाएगा, K1 T इज इक्वल टू 30 मिनट, T1, अरे T1 इज इक्वल टू 30 मिनट यार, तो K1 क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 30 log बेस 10 R0, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.8500 डिवाइड बाय RT कितना है, RT मतलब रिमेनिंग, 30 पे कंसंट्रेशन कितनी है, इतनी, अरे ये रिमेनिंग ही है। वो कह रहा है अरे निकम्मो, वो कह रहा है शुरुआत में इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, बाद में इतनी हो गई, 30 पे कितनी बची, इतनी बची, तो कितना आ जाएगा 0.8004, रिमेनिंग ये हो गई। इसको सॉल्व करोगे ना तो K1 की वैल्यू आएगी 2 × 10 की पावर -3 और फर्स्ट ऑर्डर तो पर सेकंड, इतना ही आ रहा है, पर मिनट, सॉरी पर मिनट इतना ही आ रहा है, यस -3 पर मिनट बराबर है। अप्रॉक्स सॉल्व करोगे इतना ही आएगा। इसको मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, पूरा आधा घंटा लग जाएगा कैलकुलेशन को सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करो, फिर लॉग निकालो, फिर इसको डिवाइड करो, है ना। आप भी सॉल्व मत करो, डायरेक्ट लिख देना, बराबर है ना। एक बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी बेटर हो जाए। अब 4 T2 इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट पे क्या होगा, 60 मिनट पे क्या होगा, तो आप यहां से K2 निकालो, 2.303 डिवाइड बाय 60 log बेस 10 R0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन वही रहेगी, ये 0.8500 डिवाइड बाय 60 पे रिमेनिंग कितनी है, इतनी रिमेनिंग है 0.7538, ये है।
इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके 2 × 10⁻³ पर मिनट ही आएगा। ये के दोनों सेम आएगा। इस बात इस बात का सबूत है कि के सेम आने का इस बात का सबूत है, के सेम आना इस बात का सबूत है कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है। बात समझ में आ रही है? यस। शो करने का मतलब तुमने हर बार के निकाल दिया। अब 4t = 90 मिनट, 4t3 = 90 मिनट, तो 90 मिनट पे जो k3 निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2.303 डिवाइड बाय 60 log बेस 10 0.8500 डिवाइड बाय कितनी है? 0.7096। इसको भी सॉल्व करोगे 2 × 10⁻³ ही आएगा पर मिनट। तो मैं कहना चाह रहा हूं k1 बराबर है k2 बराबर है k3। हियर आप बोलो फॉर t1 t2 t3 k is same, it means that it follows pseudo first order reaction. It means that it follows pseudo first order reaction. तो यहां तक तो आपने शो कर दिया, तीनों में आपने के निकाल के शो कर दिया कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की। अब अगला आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डैश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डैश। अब रुक जाओ, हाँ एक सेकंड के लिए रुक जाओ जरा। पहले इसको फटाफट ना यहां तक नोट कर लो, पहले इसको फटाफट यहां तक नोट कर लो। नोट मत करो, नोट बाद में कर लेना, एक काम करो नोट बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, पर स्क्रीनशॉट हर बार मत लिया करो, साथ साथ नोट कर लिया करो, है ना। 1 2 3 ठीक है। अब देखो, अरे साला, अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, असल में रेट ऑफ रिएक्शन क्या दे रखा था? के डैश CH3 COO CH3 H2O, H2O एक्सेस में है तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? H2O कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं K भी कांस्टेंट, K डैश भी कांस्टेंट, तो K = क्या हो गया? K डैश इंटू में H2O, K डैश इंटू में H2O बराबर है। तो आपने ये वाला K निकाला है, आपने ये वाला K निकाला है, क्योंकि ये K निकालने के बाद ही तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बचेगा? K इंटू में CH3 COO CH3। तो आप लिखोगे, एक काम करना, शुरुआत में जब आपने ये इक्वेशन लिखोगे ना तो पहले ये नोट कर लेना, उसके बाद जाके K निकालना, क्या निकालना? K निकालना। ये आपने ये वाला K निकाला है। अब सेकंड पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है? K डैश निकालने के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K डैश इन दिस इक्वेशन? तो हाउ यू विल कैलकुलेट K डैश? K डैश कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहां से आपने K डैश, रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने ये लिख दिया, अब आपको K डैश कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? K डैश। तो देखो K डैश कैसे निकालोगे? फॉर K डैश, K डैश इज इक्वल्स टू, ये H2O की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा K अपॉन में H2O की कंसंट्रेशन, और K डैश इज इक्वल्स टू, K आपने निकाला 2 × 10⁻³ और H2O दे रखा है 55.5, सॉरी 55 दे रखा है, 55 दे रखा ना, खत्म। तो जरा सॉल्व करके हो जाएगा ये। K डैश इज इक्वल्स टू, ये हो गया 200, अरे 200 × 10⁻5 डिवाइड बाय 55। हाँ है ना? अरे हाँ है ना? आप सॉल्व कर लो। 11 और ये कितने पे जाएगा? 11 चौक 40, काट लो इसे। K डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? 11 × 11 11 3 33 70, 7 बचा 70, अरे 70 ना, 66 4 बचा 40 33 × 10⁻5, ये हमारा K डैश आ गया। कोई डाउट? और क्योंकि ये K डैश के लिए तो यहाँ दोनों की यूनिट आएगी ना, तो ये सेकंड ऑर्डर की यूनिट लगा देना, बराबर है पर मोल, सॉरी मोल पर मोल लीटर पर सेकंड, बराबर है। यस, तो ये आ गया K डैश। क्या आपको ये समझ में आया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा था, पहले हमने रिएक्शन निकाला, उसके बाद हमने क्या किया? इसका K डैश निकाल दिया। क्लियर है? कोई डाउट? तो यहीं पे समाप्त करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है? आज के दिन आपको क्या करना है? होमवर्क में ऐसा करो, क्या करोगे होमवर्क में? ऐसा करो ना,
एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल कर लो, बस एग्जाम्पल कर लेना, इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल कर लो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के। गुड, ओके बेटा, अरे समझ गए ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक के एग्जाम्पल अगर तुम्हें कम लगे तो इंडेक्स भी कर लेना यार, है ना, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बराबर है, हाँ है ना। परसों टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी करो, कितना आएगा टेस्ट में, जितना पढ़ा लिया है अभी तक, बराबर ना, सारा आएगा, बराबर है, यस, ओके बेटा, टेक केयर, बाय, है ना, ओके बाय बेटा।